मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस चैनल पे कभी कुछ ऐसा डिस्कस करूंगा एंड स्पेशली कभी मैं गूनिंग के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। और मैं सच्ची बताऊं तो इस वीडियो को बनाने से कुछ दिन पहले तक मेरे को एक्चुअल मीनिंग भी नहीं पता था। गूनिंग का असली मतलब क्या है, गूनर का असली मतलब क्या है, मुझे ये भी नहीं पता था। मेरे दिमाग में एक अलग ही मीनिंग था। मेरे दिमाग में ऐसा था कि एक इंसान जिसको गूनर बोला जाता है वो इंसान है जो दूर से ताड़ता रहता है। मेरे लिए एक स्टॉकर और एक गूनर सेम लोग थे, क्योंकि मैंने कभी इतना सर्च ही नहीं करा था इसके बारे में। मैंने जो ये वर्ड है गूनिंग और गूनर, ये सारे मीम्स वगैरह में देखे थे, कई जगह पढ़े थे, बट मैंने कभी इस वर्ड पे इतना टेंशन नहीं दिया था। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले मेरे सामने एक क्लिप आई, जो अभी पूरा प्रोटेस्ट हुआ था ना धर्मेंद्र प्रधान के अगेंस्ट, उस प्रोटेस्ट की क्लिप आई मेरे सामने जिसके अंदर 4 दीवारी था। एंड 4 दीवारी ने एक फनी वे में एक लाइन मारी और मैंने ये लाइन सुनी एंड आई रियलाइज्ड कि जो मीनिंग मेरे दिमाग में है शायद वो ट्रू मीनिंग नहीं है। तो मैं गया गूगल पे एंड मैंने सर्च करा कि इसका मीनिंग क्या है, और मेरे सामने आया ये। इस इंफॉर्मेशन के साथ काफी सारी और इंफॉर्मेशन मेरे सामने आई और मैं एक रैबिट होल में एंटर कर गया। वो रैबिट होल जो मुझे एक ऐसी दुनिया में उतारने वाला था जिसके अंदर उतर के मेरे को ऑलमोस्ट विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये चीजें भी पॉसिबल है, लोग ऐसे भी होते हैं, ये चीजें भी करते हैं। और मेरे को बाद में जाके पता चला कि एक पूरी गूनर कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है। मैंने जितने भी गूनर कम्युनिटी और गूनिंग के अराउंड आर्टिकल्स पढ़े हैं, इट ब्लू माय माइंड। लेकिन सवाल ये आता है कि ये सब शुरू कहां से हुआ। मेरे को पता चला कि ये पूरा गूनर कल्चर जो है ये एक इंसिडेंट से आया। अर्ली 2000s में अमेरिका के अंदर बिकिनी बरिस्टास का कल्चर बहुत ज्यादा ग्रो करने लग गया था। जिनको नहीं पता बिकिनी बरिस्टास वाला कल्चर क्या था, उसके अंदर बेसिकली जैसे नॉर्मल रेस्टोरेंट्स के ड्राइव थ्रूज होते हैं कि आप रेस्टोरेंट के बाहर से ही कार ले जाओ, बाहर ही ऑर्डर प्लेस कर दो और बाहर से ही ऑर्डर लेके आप चले जाओ, उसे ड्राइव थ्रू कहते हैं। लेकिन अर्ली 2000s में अमेरिका के अंदर बिकिनी बरिस्टास वाले ड्राइव थ्रूज आने लगे। इसके अंदर क्या होता था कि एक छोटा सा कैबिन होता था जिसके अंदर कॉफी मशीन्स लगी हुई होती थी और एक लड़की होती थी जो बिकिनी में खड़ी रहती थी। उस लड़की का काम सीधा सीधा ये था कि कार्स आए, वो ऑर्डर ले और उन्हें वहां पे कॉफी दे दे। एंड जस्ट बिकॉज उस लड़की ने बिकिनी पहनी हुई थी, उनकी कॉफी सेल्स बहुत ज्यादा बूस्ट कर जाती थी। इट वॉज अ वियर्ड वे ऑफ एडवर्टाइजिंग। ये बिकिनी बरिस्टास वाले ड्राइव थ्रूज यूजुअली सुबह 5 बजे खुल जाते थे और रात के 11-12 बजे तक खुले रहते थे। कुछ तो 24 आवर्स तक खुले रहते थे। और इन ड्राइव थ्रूज में आते थे आदमी अपनी कार्स लेकर, और उनका इंटेंट मोस्ट ऑफ द टाइम कॉफी का नहीं होता था। ये तो तुमने समझ ही लिया होगा। उनका मेनली इंटेंट ये रहता था कि वो उन बिकिनी पहनी हुई बरिस्टास को देख सके, उन लड़कियों को देख सके, एंड इट वाज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। ये बिजनेस मॉडल इतना ज्यादा फेमस हो गया था कि जो नॉर्मल कैफेज होते थे उनको स्पेशली अपने कैफेज के नाम के ऊपर फैमिली फ्रेंडली लिखना पड़ता था, जस्ट टू स्पेसिफाई कि यहाँ पे बिकिनी बरिस्टास नहीं है। लेकिन ऐसा कोई बिजनेस मॉडल जिसके अंदर लड़कियों की सेक्सीनेस को यूज करा जा रहा है, उनको बिकिनी पहना के खड़ा करा जा रहा है, वो ज्यादा देर तक सेफ नहीं रह पाता। जो लड़कियां कस्टमर्स अट्रैक्ट कर रहे थे, अब वो प्रॉब्लम्स भी अट्रैक्ट करने लग गई थी। रेगुलर बेसिस पे प्रोस्टिट्यूशन एंड किडनैपिंग के केसेस आने लग गए थे इन्हीं बिकिनी बरिस्टास के अराउंड। लेकिन इन्हीं केसेस के अंदर जो सबसे बड़ा केस था वो हुआ था एरिज़ोना के अंदर। ऐसा ही एक बिकिनी बरिस्टा कैफे था जिसके अंदर एक आदमी आया अपनी कार ड्राइव करते हुए। आदमी का नाम नॉटिका मलोन। नॉटिका धीरे से ड्राइव थ्रू के अंदर कार लाता है और बरिस्टा उससे ऑर्डर पूछने ही लगती है एंड वो सडनली नोटिस करती है कि जो आदमी है ये गाड़ी के अंदर मलोन, इसने अपनी पैंट्स उतारी हुई है एंड ही इज टचिंग हिमसेल्फ। लेकिन मलोन को नहीं पता होता कि जिस बरिस्टा से वो अभी बदतमीजी कर रहा है वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रही है। जैसे ही उस बरिस्टा ने नोटिस करा कि मलोन ने अपने पैंट्स उतारी हुई है एंड ही इज प्लेजरिंग हिमसेल्फ, उस बरिस्टा ने एकदम से कन्फ्रंट करना शुरू कर दिया मलोन को। Hi, how are you? Good. Have you been here before? Yeah. Sir, you need to leave. Unacceptable. Unacceptable. Call 911. जैसे ही उस बरिस्टा ने कन्फ्रंट करा मलोन को, मलोन ने एकदम से गाड़ी भगानी शुरू कर दी। ही ट्राइड टू लीव बिकॉज उसको रियलाइज हो गया था कि उसकी वीडियो बन रही है। कमाल की बात ये थी कि जो ये आदमी था नॉटिका मलोन, ही वॉज 27 years old. ही वॉज मैरिड एंड इसके 2 बच्चे थे। उस लड़की ने जो वीडियो बनाई थी उसने उस वीडियो को इंटरनेट पे डाल दिया एंड ये वीडियो
आग की तरह फैल गई। जैसे ये वीडियो इंटरनेट पे वायरल हुई, लोगों ने अपने रिएक्शंस देने शुरू कर दिए। एंड तुम्हें पता ही है कि इंटरनेट पे लोगों के कैसे रिएक्शंस होते हैं। दे वर सो ब्रूटल। और ये कहीं ना कहीं मलोन की ही प्रॉब्लम थी, उसी ने खुद क्रिएट करी थी अपने लिए प्रॉब्लम। लेकिन इंटरनेट से इतना मेजर बैकलैश आया कि मलोन ने तो कुछ दिनों तक किसी से बात ही नहीं करी। मलोन गायब हो गया। एंड कुछ 2-3 दिन बाद मलोन एक खाली पार्किंग लॉट में गया। उसने अपनी गाड़ी ऑफ करी, उसने अपनी गन निकाली और अपने आप को ही Someone posted something on Twitter which caused him to react this way. His brother was calling him on the phone at 4 p.m. and saying, "Pull up, I love you." Wife sends him the GPS of where he was. He comes and sees it. ये एक बहुत ही सैड इंसिडेंट था कि एक इंसान ने एक तो इतनी घटिया हरकत करी, उसके बाद पकड़े जाने पे उसने अपने आप को ही खत्म कर लिया। लेकिन ये इंसिडेंट इतना ज्यादा वायरल हुआ कि हर न्यूज पे, हर इंटरनेट पोस्ट पे, हर सोशल मीडिया अकाउंट पे कहीं ना कहीं इस एक इंसिडेंट की झलक दिख रही थी। लोग कमेंट वगैरह कर रहे थे। लेकिन यहाँ से एक वियर्ड कल्चर शुरू हुआ। कुछ लोगों ने इस पूरे इंसिडेंट को सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। आई डोंट नो व्हाई, ये कैसे शुरू हुआ, लेकिन इसी इंसिडेंट ने द वर्ड गूनर को इन्वेंट करा। एंड जो एक्ट था उसे गूनिंग बोला जा रहा था। और उसी दिन से एक गूनिंग कम्युनिटी फॉर्म हुई। ये गूनिंग कम्युनिटी नॉटिका मलोन को सेलिब्रेट कर रहे थे। When I say his name, you say Nautica. Say his name. Nautica. Say his name. Nautica. Say his name. Nautica. ये पूरी कम्युनिटी काइंड ऑफ प्राउड थी नॉटिका से। इस गूनिंग कम्युनिटी ने नॉटिका मलोन को अपना आइडियल सा बना लिया था, जो कि बहुत ही वियर्ड बात थी। मेरी इस वीडियो का मोटिव इस स्पेसिफिक केस को डिस्कस करना नहीं है, बल्कि इस पूरी कम्युनिटी के बारे में डिस्कस करना है। तो अब सिंपल भाषा में बोला जाए तो गूनिंग क्या है? गूनिंग इज एन एक्ट जिसके अंदर एक इंसान खुद को प्लेजर करता रहता है विद द थॉट कि वो एक सेक्सुअल मटेरियल देख रहा है, वो एक इंटीमेट वीडियो या फोटो देख रहा है। वो अपने आप को इस सिनेरियो में इमेजिन करके, जस्ट द एक्ट ऑफ वॉचिंग, उसको इमेजिन करके खुद को प्लेजर करता रहता है। बट देयर इज नो क्लाइमैक्स। यूजुअली कोई भी इंसान जो पॉर्न कंज्यूम करता है, कुछ भी करता है, तो उसका इंटेंट यही होता है कि वो स्टार्ट करे देखना एंड वो खुद को प्लेजर करता है एंड देन देयर इज एन एंड टू इट। लेकिन गूनिंग के अंदर देयर इज नो एंड। एंड ये ट्रूली एक बीमारी है जो बहुत ज्यादा फैल रही है। तुम्हें आइडिया नहीं है कि कितनी गूनिंग कम्युनिटीज फॉर्म हो चुकी हैं। मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूं, मैं ये बातें कर रहा हूं अभी। बट यूजुअली ये जो एक्ट होता है कि बहुत लंबे टाइम तक यू प्लेजर योरसेल्फ एंड यू ट्राई टू अवॉइड द क्लाइमैक्स, इसे एजिंग भी बोलते हैं, लेकिन गूनिंग इज ऑन अनदर लेवल। अब सवाल यही आता है कि ये गूनिंग कम्युनिटीज का ट्रेंड कहां से शुरू हुआ और ये कम्युनिटीज रेडिट और डिस्कॉर्ड तक कैसे पहुंची, एंड आखिर में कैसे AI कंपनीज आर ट्राइंग टू create a business around these gooning communities rather than fixing the problem. 2019 में Reddit पे एक पेज बना जिस पे एडल्ट कंटेंट शेयर होता था, लेकिन वहां पे एक ट्विस्ट था। ये बेसिकली एक गूनर कम्युनिटी में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। इसका इंटेंट ही ये था। और यहाँ पे सिंगल इमेजेस पोस्ट होनी शुरू हो गई थी जिसके नीचे बस एक कैप्शन, एक लाइन लिखी होती थी जो ये बताती थी कि तुम्हें ऐसा फील करना है। और ज्यादातर कैप्शंस में पता है क्या लिखा होता था? मेल्ट योर ब्रेन एंड एंटर द स्टेट। एंड ये स्टेट क्या होती थी? इसे गूनर स्टेट बोलते थे, जिसके अंदर गूनिंग के एक्ट के टाइम पे तुम्हारा दिमाग पूरी तरीके से मेल्ट हो जाता है एंड तुम रियलिटी से दूर हो जाते हो, तुम भूल जाते हो तुम कहाँ हो। अल्टीमेटली हर एक गूनर का यही एम होता है कि वो इस गून स्टेट तक पहुंच पाए। मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, पर यही सच है। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने जब ये सब कुछ पढ़ा था मेरे को भी विश्वास नहीं आता। तो आई वाज लाइक कि भाई दिस इज अ ग्रेट टॉपिक और ये मुझे तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाहिए। जब कोई भी एक गूनर गून स्टेट में आता है तो उसको ऐसा फील होता है जैसा एक ड्रग एडिक्ट को होता है जब वो ड्रग्स कंज्यूम करता है। तुम एक इंटेंस हाई में चले जाते हो, तुम्हारी बॉडी के अंदर डोपामिन बह रहा होता है। जो ये रेडिट पेज था जिसके बारे में बात कर रहा था, इसके अंदर लोग अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करते थे। कोई बताता था कि इट इज इक्विवेलेंट टू हैविंग अल्कोहल, और कुछ लोग तो इसको एकदम हार्डकोर ड्रग्स के बराबर रख देते थे। और इस पूरे एक्ट के साथ पता है प्रॉब्लम क्या थी? आप खुद को फिजिकल हार्म से ज्यादा मेंटल हार्म कर रहे हो। आप अपने दिमाग को ऐसे तरीके से हार्ड वायर कर रहे हो
को शायद रिपेयर भी नहीं करा जा सकता। 2025 तक आते आते तो गूनिंग कम्युनिटीज का नंबर बहुत ऊपर जा चुका था और बहुत सारे जर्नलिस्ट इन चीजों के बारे में रिसर्च भी करने लगे थे एंड उन्होंने अपनी पूरी कोशिश कर दी डेटा निकालने के लिए कि वो ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों से, ऐसे एडिक्ट से मिल सके और उनसे इंफॉर्मेशन निकाल सके। और जो भी इंफॉर्मेशन निकल के आई इन गूनर से, उनसे एक चीज पता चली कि एक गूनर एवरेज पे दिन में 2 से 3 घंटा गूनिंग करता है, 2 से 3 घंटे। और कुछ लोग तो मैराथन सेशंस करते हैं जिसके अंदर ये पूरा एक्ट सेवरल आवर्स तक चलता है। अब ये जो सारे गूनिंग कम्युनिटी के मेंबर्स होते थे जो इस एक्ट में लगे रहते थे और घंटों बर्बाद करते थे, इनका ब्रेन इतनी ज्यादा लेवल पे खराब हो चुका था, मेल्ट हो चुका था, करप्ट हो चुका था, हार्ड वायर हो चुका था कि अब इन्होंने एक तरीके से रियल ह्यूमन कनेक्शंस बनाना ही बंद कर दिया था। इनके पास कोई रिलेशनशिप्स नहीं थे भी तो वो टूट जा रहे थे क्योंकि अल्टीमेटली इनका डिजायर सिर्फ और सिर्फ एडल्ट कंटेंट देखने का होता था। जो एक बेसिक ह्यूमन की सेक्सुअल ड्राइव होती है वो इनके अंदर मर चुकी थी। तुम खुद सोचो कि ऐसा इंसान मेंटली कितना फक्ड हो चुका होगा। अब ये जो पूरा गूनिंग का एक्ट था ये अपने आप में बहुत ही एक शेमफुल एक्ट है एंड खराब बात तो ये थी कि जो इन एक्ट्स में इन्वॉल्व थे उनको ये चीज पता थी कि ये बहुत ही शर्मनाक बात है और इसी शर्म को उन्होंने सेक्सुअलाइज कर लिया। क्योंकि जैसे ही किसी इंसान को बहुत ज्यादा टाइम हो जाता था इन गूनिंग कम्युनिटीज के अंदर तो उसको अलग टाइप का कंटेंट दिया जाता था जिस कंटेंट के नीचे व्यूअर को ही ह्यूमिलिएट करा जा रहा है, उसे लूजर बुलाया जा रहा है, गुड फॉर नथिंग बुलाया जा रहा है एंड उसी बेइज्जती से वो व्यूअर प्लेजर ले रहा है। लाइक आई डोंट नो हाउ दैट वर्क्स बट दिस इज ट्रू। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ह्यूमिलिएशन से प्लेजर मिलता है और इस ह्यूमिलिएशन का एक और मोटिव ये था कि जो भी ये एडल्ट कंटेंट बना रहे थे और इन गूनिंग कम्युनिटीज को केटर कर रहे थे उनका सीधा ये एक एम था कि वो व्यूअर को इतना ह्यूमिलिएट कर दे कि वो व्यूअर ह्यूमिलिएशन से बचने के लिए पैसे देने के लिए तैयार हो जाए और इस वजह से काफी सारे गूनर्स पैसे भी देते थे। अब मैंने तुम्हें ये तो समझा दिया कि ये कम्युनिटी फॉर्म कैसे हुई, लेकिन जैसे जैसे कम्युनिटी बढ़ती गई एक और सब कम्युनिटी बन गई रेडिट पे जिसका नाम था गून केव्स। अब गून केव्स में क्या था, लोग अपने सेटअप्स, अपने पीसी सिस्टम्स, अपने लैपटॉप्स, अपने फोन्स की फोटोज भेजते थे और दिखाते थे कि कैसे उनका सेटअप इज मच बेटर देन अदर्स व्हेन इट कम्स टू गूनिंग। So there's 109,000 members and then Well, I mean 109,000 people is a lot of people. Yeah. That is like not a niche goon cave. Oh wow, So, so yeah. this is people kind of yes, showing. so that's mine. That is yours? Yeah, so that's mine. So you put yours out on there to show people. Yeah. What made you kind of share your goon? Because different people have different caves, so it's kind of like a creative space. कोई दिखाता था कि उसके कंप्यूटर पे 4 मॉनिटर्स हैं या 3 मॉनिटर्स हैं, मल्टीपल मॉनिटर्स हैं, कोई अपना लैपटॉप दिखा रहा है, कोई अपना फोन दिखा रहा है, कोई डिस्प्ले को मेंशन कर रहा है कि मेरे डिस्प्ले तो बहुत बढ़िया है और मैं तो गूनिंग करता हूँ इसको देख के। ये सारी डिस्कशंस होती थी। मैं समझ रहा हूँ ये टॉपिक थोड़ा फनी हो सकता है, थोड़ा हंसी भी आ रही होगी तुम लोगों को, तुम हंस सकते हो, बट ये टॉपिक बहुत ज्यादा सीरियस है क्योंकि जो लोग इस एडिक्शन से डील कर रहे हैं ना वो लोग हमारे आसपास रहते हैं और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैं तुम लोगों को अवेयर कर सकूं कि अगर तुम्हें बाय चांस कोई क्लू मिले कि कोई इंसान ऐसा है, गेट देम सम हेल्प। तो जब ये गूनर केव्स वाली कम्युनिटी बनी तो उसके अंदर तो सारे सेटअप्स दिखाते ही थे, इसके अंदर एक और नई चीज दिखाने लगे लोग विच वॉज द इमरजेंसी किट। अब इमरजेंसी किट क्या होती थी कि बाय चांस अगर एक इंसान गूनिंग कर रहा है एंड ही इज लाइक आई नीड मोर कंटेंट इंस्टेंटली, मेरे को नहीं पता मतलब व्हाट वाज द माइंडसेट, बट लोग इसी कम्युनिटी के अपने पास 8 टेराबाइट का डेटा रखते थे ऑफ एडल्ट कंटेंट। 8 टेराबाइट, तुम समझ पा रहे हो कितना सारा कंटेंट है ये। 8 टेराबाइट और टॉयज वगैरह अपने साथ रखते थे जिससे कि वो इस इमरजेंसी किट को यूज कर सके जब भी उनको इमरजेंसी फील हुआ। वो तो मुझे पता नहीं कैसे होती थी, बट हाँ ये लोग इतने फक्ड थे, ये लोग इतना ज्यादा घुस चुके थे इस कल्चर में कि इनके पास 8 TB की स्टोरेज होती है ऑफ एडल्ट कंटेंट। और हाँ, जब एक ऐसा एडिक्ट पूरे दिन ही ऐसा कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, उसकी लाइफ इस चीज के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो आई गेस 8 TB का कंटेंट उनको चाहिए होगा। मैं धीरे धीरे रिग्रेट कर रहा हूँ ये टॉपिक डिस्कस करना। और यही जब पूरा कल्चर बढ़ा और ये कम्युनिटीज बनी तो 2020 में आया पैंडेमिक। द होल वर्ल्ड वाज एट होम और जब पूरी दुनिया घर पे बैठी थी तो कहीं ना कहीं डिस्कॉर्ड ही सहारा था काफी सारे लोगों का। तो काफी सारे लोग डिस्कॉर्ड पे आते थे और ये जो गूनर कम्युनिटीज हैं इनको डिस्कवर कर लेते थे। धीरे धीरे करके वो भी इस कम्युनिटी का पार्ट बनते थे और तब जाके एक नया टर्म शुरू हुआ,
गून बर्ड्स। ओके, यहाँ पे बहुत ही फक्ड अप बातें आने वाली हैं, तो थोड़ा प्रिपेयर हो जाओ। गून बर्ड्स आर बेसिकली 2 और मोर पीपल जो एक साथ बैठ के, एक दूसरे के सामने बैठ के एक ही कंटेंट पीस को देख के या फिर मल्टीपल कंटेंट पीसेस को देख के साथ में गूनिंग वाले एक्ट में इन्वॉल्व होते हैं, बट वो दोनों गे नहीं होते, विच इज सो फकिंग वियर्ड। दे आर प्लेजरिंग देमसेल्व्स बट दे आर स्ट्रेट, which made no sense to me। पर इन लोगों का दिमाग इतना खराब हो चुका था कि ये लोग अब ये हरकतें करते थे। और जब डिस्कॉर्ड पे ये लोग मिलने लगे तो अब ये गूनिंग सेशन, ये गून बर्ड्स के जो सेशंस होते थे अब ये ऑनलाइन होने लगे। लेकिन उसके बाद जब पैंडेमिक एंड हुआ तो ये सेशंस अब रियल लाइफ में होने लगे। ये एक दूसरे के घर जाने लगे एंड वहां पे गूनिंग सेशंस रखने लगे। जो मैंने ये बात बोली थी ना कि ये सारे एक साथ बैठ के एक एक्ट में इन्वॉल्व होते थे, गूनिंग करते थे, सब कुछ करते थे एक साथ, एंड दे वर स्ट्रेट। ये जो एक स्टेटमेंट है ये इतनी फक्ड है कि कोई भी इंसान जो ह्यूमन साइकोलॉजी समझता है वो चक्कर खा के गिर जाए कि हाउ इज दैट इवन पॉसिबल, कि ये लोग ऐसी कौन सी मेंटल स्टेट में है जो आज तक किसी भी ह्यूमन में देखी नहीं गई। और इसी मेंटल स्टेट की वजह से साइकोलॉजिस्ट का बहुत ज्यादा ध्यान चला गया था इन कम्युनिटीज की तरफ, बिकॉज दे वांटेड टू फिगर इट आउट कि ये हो क्या रहा है। जैसे डिस्कॉर्ड पे ये पूरी कम्युनिटी फैली वैसे ही रेडिट पे भी फैली थी। और रेडिट पे एक सब रेडिट है जिसका नाम है गून, जिसपे आज की डेट में 2 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। रेडिट ने ये चीज देखी और उसे समझ आ गया कि ये बहुत गलत है और ये सब रेडिट बैन भी हुआ। लेकिन बैन होने के बाद ये पूरा कम्युनिटी, ये पूरा सबरेडिट और ज्यादा पॉपुलर हो गया। तो ये कम्युनिटीज जंप करती रहती थी कि एक रेडिट पे अगर बैन हो रहा है तो वो डिस्कॉर्ड पे आ जाते थे, डिस्कॉर्ड पे बैन हो रहे तो वो रेडिट पे चले जाते थे। ऐसे ही ये जंप अराउंड करते रहते थे। लेकिन इन दोनों के 2 ही मेन जगह होती थी जहां पे कम्युनिटीज एग्जिस्ट करती थी, रेडिट और डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड पे तो कुछ सर्वर्स ऐसे थे जिनके ऊपर 60,000 मेंबर्स से ज्यादा थे और उन 60,000 मेंबर्स के बीच में होती थी गून बैटल। अब गून बैटल क्या होता था? इसके अंदर 2 लोग जो एक दूसरे के साथ बैटल कर रहे हैं वो एक दूसरे को कंटेंट भेजते थे एंड वो दोनों कंपीट करते थे कि पहले कौन गिव अप करेगा। तुम समझ ही गए होगे मैं क्या कह रहा हूं। और इन गून बैटल्स के वजह से जो कंटेंट वो एक दूसरे के साथ बैटल के टाइम पे शेयर करते थे वो धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होता जाता था। इवन कुछ कंटेंट तो वायलेंस पे उतर आता था। और ऐसे ही एडल्ट मीडिया से ये बहुत ही गोरी और एक्सट्रीम मीडिया तक पहुंच गए थे। जर्नलिस्ट जब इन कम्युनिटीज के ऊपर रिसर्च कर रही थी तो जर्नलिस्ट ने बताया कि इन कम्युनिटीज के अंदर कुछ लोग होते थे जो खुद को नो लिमिट्स बोलते थे, जिसका मतलब ये था कि उनके सामने कितना ही एडल्ट कंटेंट दे दो, कितना ही वायलेंट कंटेंट दे दो, वो ब्रेक नहीं करते थे, वो गिव अप नहीं करते थे। एंड ये उनके लिए बहुत प्राउड होने की बात थी। अभी जितने भी लड़के ये वीडियो देख रहे हैं तुम्हें याद होगा कि बीच में एक बहुत ज्यादा ही जोर से नो फैप मूवमेंट आया था कि जिसके अंदर नो फैप के बेनिफिट्स और नो फैप को बहुत ज्यादा प्रमोट करा जाता था। अब जैसे ये नो फैप मूवमेंट आया ये तो अब डायरेक्टली लिंक हो गया था गूनिंग से, क्योंकि गूनिंग का भी एसेंस कहीं ना कहीं नो फैप वाला ही था। नो फैप इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया था और जो लोग नो फैप कम्युनिटी से अटैच होने लग गए थे, इस नो फैप मूवमेंट में बिलीव करते थे, वो कहीं ना कहीं से जैसे तैसे करके इन गूनिंग कम्युनिटीज को ढूंढ लेते थे। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनको गूनिंग कम्युनिटीज के बारे में पता भी नहीं था लेकिन वो नो फैप में बिलीव करते थे। अब इन नो फैप वालों को दिखता था कि ओ वी कैन प्लेजर आवरसेल्व्स और हम नो फैप पे भी रहेंगे। इसी माइंडसेट के साथ उस टाइम पे नो फैप कम्युनिटी की वजह से बहुत मेजर चंक ऑफ ऑडियंस, ऑफ पीपल, ऑफ मेन गूनिंग कम्युनिटीज में चले गए और ये नंबर इतना बड़ा है कि इसकी कोई गिनती ही नहीं है। मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि नो फैप का ये मतलब था कि यू डू नॉट क्लाइमैक्स और यू डू नॉट प्लेजर योरसेल्फ फॉर लाइक 90 डेज और उससे तुम्हें एक इंस्टेंटली इंक्रीज इन कॉन्फिडेंस, एनर्जी फील होगा, यू विल स्लीप बेटर एंड तुम्हारा ब्रेन अच्छे से चलेगा। यही पूरा नो फैप कम्युनिटी था। एंड यूजली जो नो फैप के मेंबर्स होते थे वो रिलैप्स कर जाते थे 90 डेज से पहले, और जब वो रिलैप्स करते थे तो ये गूनर कम्युनिटी के लोग आके उनको समझाते थे कि तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम बताते कैसे करना है। तो ये जो पूरा सिक माइंडसेट था गूनर्स का, ये बहुत जल्दी स्प्रेड हो गया था नो फैप के टाइम पे। अब आता है सबसे अल्टीमेट सवाल कि जो AI कंपनीज हैं व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू जिससे इन गूनर कम्युनिटीज से पैसा निकाला जा सके, कि कैसे इन गूनिंग कम्युनिटीज के अराउंड एक बिजनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं AI कंपनीज। काफी सारी डिस्कॉर्ड पे जो गूनिंग कम्युनिटीज हैं उनको स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया इन AI कंपनीज ने। स्पॉन्सर से मेरा यह मतलब है कि वो वहां पे जाके
उन मॉड्स को, उन एडमिन्स को, दे आर पेइंग मनी कि आप अपनी पूरी कम्युनिटी को, जो ये डिस्कॉर्ड पे आपकी पूरी गूनर कम्युनिटी है, इनको बताओ कि वो अपनी कैसे कस्टम इमेजेस और स्मॉल वीडियोस बना सकते हैं यूजिंग आर AI सॉफ्टवेयर। क्योंकि AI कंपनीज ने बहुत पहले देख लिया था कि ये जो पूरी गूनर कम्युनिटी है ये कितना ही पैसा खर्च कर देंगे, क्योंकि ये मेंटली तो खराब हो ही चुके हैं, तो हम इनसे एटलीस्ट पैसा तो निकालें। और AI